दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 दिसंबर 2021। तो आज के बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के सभी जिलों के ग्रेजुएट्स लड़कियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार के करीब 2,07,132 छात्रों को आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी हां, खबर के अनुसार ग्रेजुएशन कर चुके छात्रों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ देने के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को यानी कि यूनिवर्सिटियों को 31 दिसंबर तक छात्रों के डिटेल्स को अपडेट करने के आदेश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द इसका लाभ दिया जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार के ग्रेजुएशन पास सभी लड़कियों को उनके बैंक अकाउंट में 50-50 हज़ार रुपए की राशि भेजी जाएगी। नए साल के अवसर पर लड़कियों के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। यह मिली जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक ग्रेजुएशन पास छात्रों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। लेकिन वित्तीय वर्ष यानी कि इसी साल 2021-22 में ग्रेजुएशन पास छात्रों को 50-50 हज़ार रुपए की राशि यानी कि सहायता राशि दी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि पंचायत चुनाव के बाद बिहार में हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। यह चुनाव जीतने वाले कई मुखिया ऐसे हैं जिनकी हत्या हो चुकी है, लेकिन अब मुखिया जी की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित हो गई है। यह पंचायती राज विभाग ने मुखिया जी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा है। जब विभागीय मंत्री सम्राट चौधरी इस मामले को लेकर खास गंभीर हैं। पंचायती राज विभाग की तरफ से गृह विभाग को जो पत्र लिखा गया है उसमें कहा गया है कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। जब मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर हिंसक मामले की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जीत हासिल करने वाले जनप्रतिनिधियों का शपथ कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसके साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, उप मुखिया और उप सरपंच जैसे पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जहां इस प्रतिस्पर्धा के कारण भी कई जगहों पर हिंसक घटनाएं होती है। जहां और सरकार नहीं चाहती है कि नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों की सुरक्षा पर कोई खतरा हो। अब इंतजार इस बात का है कि गृह विभाग इस मामले का संज्ञान किस तरीके से लेता है और क्या वाकई में जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है या फिर नहीं, ये तो फिर आने वाले वक्त ही बताएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप भी पीएम किसान स्कीम सम्मान निधि की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए ज़रूरी खबर है। यह सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त आपके खाते में ट्रांसफर कर सकती है, भेज सकती है। इस स्कीम में सरकार सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। आपको बता दूं कि अगर किसी भी वजह से आपका नाम 10वीं लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है तो फिर अब आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक है और उसके बाद भी आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको 155-261 या फिर 011-243-00606 पर यानी कि इस नंबर पर संपर्क करना होगा, कॉल करना होगा। यहाँ पर आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार करने के बीच काम पर लौट आए हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत के बाद जूनियर डॉक्टरों ने काम पर वापस लौटने का फैसला कर लिया है और वे 15 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से कार्य का बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी है। दरअसल पटना के पीएमसीएच समेत बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 दिसंबर से 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर चले गए थे, जिससे सभी अस्पतालों की ओपीडी सेवा पूरी तरीके से बाधित हो गई थी और कई अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा पर भी बुरा असर पड़ा था। दोस्तों बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की किशनगंज शाखा के निर्माण कार्य के लिए फंड रिलीज की मांग को लेकर स्थानीय सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। मामले की जानकारी देते हुए किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बताया है कि 2013 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। किशनगंज में बिहार सरकार के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर निर्माण के लिए जमीन मुहैया कराई गई। जो अलीगढ़ मुस्लिम
यूनिवर्सिटी की शाखा को किशनगंज में स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि किशनगंज सहित बगल के जिलों में यानी कि निकटतम जिलों के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान कराया जा सके। 2014 में इस सेंटर के लिए यूपीए की सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार द्वारा 136 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा मात्र 10 करोड़ रुपए ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU किशनगंज सेंटर को दिया गया है। बचे हुए राशि नहीं देने के कारण AMU केंद्र किशनगंज का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए फंड रिलीज करने की मांग की है, ताकि जल्द से जल्द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि अररिया जिला में दहेज के लिए पति हैवान बन गया। अररिया में जहर खिलाकर 26 वर्षीय विवाहिता की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना के बाद से ही आरोपी पति फरार है। दहेज को लेकर जहर खिलाकर हत्या का आरोप लगाया गया है। मृतका सपना देवी पलासी ठाकुर टोला निवासी चंदन चौधरी की पत्नी थी। सपना का मायके जोकीहाट थाना क्षेत्र के शिवतर गाँव है। दोस्तों बिहार वासियों के लिए एक खुशखबरी आई है। खुशखबरी यह है कि सस्ते इलाज के लिए IMA ने पहल की है। जब बिहार के सभी जिलों में अस्पताल खोला जाएगा। यह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA मानक तय करके सस्ते इलाज को लेकर जिलों में यानी कि बिहार के सभी जिलों में अस्पताल खोलेगा। इसके लिए सभी सदस्य चिकित्सकों को प्रेरित करेगा और उन अस्पतालों की ब्रांडिंग भी करेगा। यह IMA के राष्ट्रीय निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि IMA के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस पर विमर्श किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पर उतर गए हैं। यह गया में ब्राह्मण एकता जिंदाबाद के बैनर तले लोगों ने विष्णुपद मंदिर से आक्रोश मार्च निकाला और जीतन राम मांझी का पुतला फूका। जब पंडा समाज के लोग ने यहां तक कह दिया है कि जीतन राम मांझी ने न सिर्फ ब्राह्मणों के बल्कि सनातन धर्म के विरोध में शर्मनाक बयान दिया है। जीतन राम मांझी का बयान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके साथ ही ये भी घोषणा करते हैं कि जीतन राम मांझी के मरणोपरांत उसके श्राद्ध से लेकर अन्य किसी भी कार्यक्रम में गया का कोई भी पंडा और ब्राह्मण समाज शामिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद होने वाले पिंडदान कार्यक्रम में भी गया के पंडा समाज शामिल नहीं होंगे। पंडा समाज ने कहा है कि जीतन राम मांझी का बयान बहुत ही निंदनीय है। ब्राह्मण समाज एवं हिंदू धर्म के ऊपर इस तरीके के बयानबाजी धार्मिक भावना पर चोट है। उन्हें किसी भी हालात में माफ नहीं किया जा सकता है। यह बयान दर्शाता है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। यह किसी समाज के ऊपर इस तरह की बयानबाजी करना कहीं से भी सही नहीं है। इसके लिए वे माफी मांगे। दोस्तों बात करते हैं कि राखी सावंत अक्सर अपने पति रितेश राज को लेकर सुर्खियों में रही है। इस बार बिग बॉस 15 में वे रितेश के साथ पहुंची, जिसके बाद विवाद ऐसा बढ़ा कि इसके तार बिहार से जुड़ गया। बिहार के बेतिया की रहने वाली एक महिला ने दावा किया है कि रितेश राज आज भी उसका पति है। शिकायतकर्ता महिला सिगिंदा प्रिया ने दावा किया है कि रितेश के साथ उसकी शादी 1 दिसंबर 2014 में हुई थी। इधर इस मामले में बेतिया के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने सोमवार को बताया है कि उस महिला ने अपने भाई रविकांत के माध्यम से पुलिस को शिकायत की है। महिला वर्तमान में नवादा में अपने माता पिता के घर पर ही रहती है। महिला का कहना है कि कुछ साल से वे अलग रह रही है, लेकिन उसका अपने पति से अभी भी तलाक नहीं हुआ है। यह शिकायत की जांच की जा रही है। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बिग बॉस शो में अभिनेत्री राखी सावंत के पति के रूप में प्रतिभागी बने रितेश राज बेतिया नगर के राजगुरु चौक के रहने वाले हैं। जहां उनके खिलाफ नवादा के पटेल नगर निवासी रविकांत कुमार ने दावा किया है कि उनकी बहन की शादी रितेश के साथ बेतिया में एक मैरिज हॉल में हुई थी। जहां उनकी बहन के साथ उसके पति और ससुराल के अन्य सदस्य मारपीट करते थे, जिसके कारण वे अपने मायके में रह रही है। दोस्तों बात करते हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र के 17वें दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपनी ही पार्टी के सांसद के सवालों में घिरते नजर आए। असल में गिरिराज सिंह सांसद को जानकारी दे रहे थे कि सरकार ने बिहार में कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया और कितने को रोजगार। इसी बात पर उनसे बीजेपी के ही सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सवाल कर दिया है कि अगर बिहार में इतना रोजगार है तो फिर करोड़ों लोग बिहार से बाहरी राज्यों में काम करने क्यों जा रहे हैं।
लोकसभा में बिहार के औरंगाबाद से बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने सवाल किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोगों को प्रशिक्षण और रोजगार दिया गया है, साथ ही नक्सली क्षेत्र में लोग बंदूकें न उठाए, इस पर सरकार क्या कर रही है। गिरिराज सिंह ने जानकारी दी है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में 11,23,783 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 7,13,723 लोगों को रोजगार दिया गया है। मंत्री के जवाब सुनकर बिहार से ही बीजेपी के ही सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपने ही सरकार के मंत्री को घेरते हुए सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जब इतनी ही संख्या में रोजगार दिया जा रहा है तो फिर बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़कर क्यों चले गए और नीति आयोग बिहार को पिछड़ा क्यों कहा है। अगर बिहार में रोजगार इतना कामयाब है, बिहार इतना ही प्रगतिशील है, तो फिर बिहार के करोड़ों लोग महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं, आखिर क्यों, ये सवाल है। इस पर ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कोई जवाब नहीं दे सके। दोस्तों बात करते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से 21 साल करने के विधेयक का यानी कि बिल का एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में तीखे विरोध किया है। जी हां, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया, जिस पर कई विपक्षी सांसदों ने एतराज जताया। इसके बाद इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास विचार के लिए भेजा गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पर बोलते हुए कहा है कि यह बिल पीछे से जाने वाले प्रस्ताव से भरा है। ये आर्टिकल 19 के तहत आजादी के अधिकार का हनन करता है। 18 साल की एक लड़की प्रधानमंत्री चुन सकती है, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है, तो फिर उसका शादी का अधिकार क्यों छीना जा रहा है। इससे पहले बिल पेश करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि 1940 तक लड़कियों की उम्र 10 साल थी, जिसे बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया था। इसके बाद 1978 तक देश में 15 साल की लड़कियों की शादी होती रही है। अब हम वो बिल ला रहे हैं जिससे महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप बिहार के किसी भी शहर में घर निर्माण की योजना बना रहे हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल बिहार के कई जिलों के लिए अब मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जिसके तहत अब शहर में निर्माण कार्य निर्धारित प्लान के तहत होगा। इस प्लान के अंतर्गत पूरे शहर के प्लानिंग एरिया के लिए वास्तविक मैपिंग भी कराई जाएगी, जिससे कि जमीन, सड़क, संपत्ति आदि की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। ऑनलाइन होने की वजह से कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से जमीन उपयोग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेगा। दरअसल बिहार के कई प्रमुख शहरों के प्लानिंग एरिया तय होने के बाद अब बिहार सरकार की ओर से मास्टर प्लान बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके अंतर्गत बिहार के सीतामढ़ी, लखीसराय, अररिया समेत 9 शहरों का भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मास्टर प्लान बनाया जाएगा और इन शहरों में निर्माण कार्य भी इसी मास्टर प्लान के तहत किए जाएंगे। आपको बता दूं कि भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मास्टर प्लान के लिए बिहार के अलग अलग शहरों का चयन 3 श्रेणी के तहत किया गया है, जिसमें पहली श्रेणी में अररिया, फॉरबिसगंज और खगड़िया, दूसरी श्रेणी में लखीसराय, जमुई और भभुआ, वहीं तीसरी श्रेणी में शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी को शामिल किया गया है। इसके अलावा पहले से ही 11 अन्य शहरों के लिए भी मास्टर प्लान तैयार कराने की प्रक्रिया जारी है। नगर विकास विभाग के अनुसार इसमें बक्सर, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, हाजीपुर, सिवान, बेतिया और बगहा आदि शामिल है। बिहार के अलग अलग शहरों का मास्टर प्लान तैयार होने से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कार्य से निश्चित योजना के तहत हो पाएगा, जिसे भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, नवादा सहित बिहार के कई जिलों में बिजली चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गलत तरीके से बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। खबर के अनुसार बिजली विभाग के अधिकारियों ने नवादा से 2 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है, जब वसूल किया है, जिससे जिले में हरकत मच गया है। जब विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि बिहार में सभी जिलों में बिजली चेकिंग किया जाएगा। आपको बता दें कि नवादा के कन्हाई नगर मोहल्ले में गुप्त सूचना के आधार पर बिजली विभाग ने अचानक छापेमारी की है, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने कई लोगों को पकड़ा है और उन पर जुर्माना लगाया है, जिससे मोहल्ले में हरकत मच गया है। दोस्तों बात करते हैं कि जाने माने मदरसा दारुल उलूम देवबंद के मौलवियों ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के केंद्र के फैसले का विरोध किया है। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खापों ने केंद्र सरकार के इस फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और घोषणा की है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक महापंचायत बुलाएंगे। जब देवबंद के मौलवियों ने भी कहा है कि ऐसा लगता है कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और इस पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। जमीयत दावत उल मुस्लिमीन के संरक्षक इशाक गोरा ने कहा है कि अगर केंद्र
सरकार इसे कानून बनाना चाहती है तो फिर उन्हें भी सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से सलाह लेनी चाहिए। जहां मौलवी ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोग सरकार से ज्यादा धार्मिक प्रमुखों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को कोई भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के बाद सरकार को इसे लागू करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी पर कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि वे बिहार में शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के पीछे नहीं हटने वाले हैं। जनता दरबार के बाद जब उनसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के शराबबंदी पर दिए गए बयान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोग संकल्प लेते हैं और फिर इस तरह की बात करते हैं, ये विचित्र है। इस तरह की बात से लोगों को बचना चाहिए। शराबबंदी के खिलाफ कोई भी अगर कोई इस बात को लेकर सोचता है तो ये होना असंभव है। दरअसल जीतन राम मांझी ने बेतिया में कहा था कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन इसे लागू कराने में भेदभाव अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि एमपी एमएलए ठेकेदार आईएएस आईपीएस रात 10 बजे के बाद शराब का सेवन करते हैं। यहां तक कह दिया है कि जज भी शराब पीते हैं 10 बजे के बाद, रात 10 बजे के बाद। जीतन राम मांझी ने लोगों को घर में दवा के रूप में शराब का सेवन करने और फिर चुपचाप सो जाने की सलाह भी दी थी। दोस्तों बात करते हैं कि खाद की किल्लत से लक्ष्य के अनुरूप रबी की बुआई में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन फसल की बुआई का मुख्य समय रहने के बावजूद भी उर्वरक के लिए किसानों को संकट की दौर से गुजरना पड़ रहा है। यह खुले बाजार में निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर खाद की बिक्री हो रही है। इस कालाबाजारी को देखकर अधिकतर किसान विस्कोमान का चक्कर काटते नजर आते हैं। किसानों की भीड़ और खाद के आवंटन कम रहने के कारण विस्कोमान के पदाधिकारी विभागीय निर्देश की बात कहकर प्रति व्यक्ति के आधार कार्ड पर 4 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया उपलब्ध करा रहे हैं, जो जमींदार किसानों के लिए काफी कम है। जब बिस्कोमान में किसानों की भीड़ में कई किसानों ने बताया है कि खेत तैयार करने के बाद कई दिनों से डीएपी के लिए चक्कर काटना पड़ रहा है। बिस्कोमान प्रबंधक प्रतिदिन 100 किसानों को टोकन देते हैं, जिसे आधार कार्ड के आधार पर खाद उपलब्ध कराते हैं। इस स्थिति में बाहरी लोगों को टोकन मिल जाता है, क्योंकि दर्जनों लोग खाद लेने के लिए रात में ही बिस्कोमान परिसर में ही सो जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे में बेअदबी के कथित आरोप में युवक को पीट पीट कर मार डालने का आरोप, जो मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसका शिकार बना युवक बिहार के पटना का रहने वाला था। यह पटना की एक महिला ने पंजाब पुलिस को कागजात भेजे हैं और कहा कि जिस युवक को पीट पीट कर मार डाला गया है वह उसका भाई था। आपको बता दें कि पंजाब की कपूरथला में निशान साहब की बेअदबी के कथित आरोप में एक युवक को पीट पीट करके मार डाला गया था। जब बिहार की एक महिला ने उसकी पहचान की है। जहां पटना की रहने वाली इस महिला ने पंजाब पुलिस को कागजात भेजे हैं। महिला ने कहा है कि मारा गया युवक उसका भाई अंकित कुमार था। जब महिला ने पंजाब पुलिस को कुछ कागजात भी भेजे हैं। महिला का कहना है कि अपने भाई से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब महिला के दावे के बाद पंजाब पुलिस ने मारे गए युवक की तस्वीर महिला को भेजी है, वही महिला ने भी अपने पास मौजूद भाई की पुरानी तस्वीर को पंजाब पुलिस के पास भेजी है। यह दोनों की शक्ल मिलती जुलती सी लग रही है। अब महिला को अपने परिजनों के साथ पंजाब बुलाया गया है ताकि वे सब को लेकर शिनाख्त कर सके। हालांकि पंजाब पुलिस फिलहाल नहीं मान रही है कि महिला की बात सही है। यह पुलिस का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मारा गया युवक कौन था। दोस्तों बात करते हैं कि जातीय जनगणना से लेकर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भाजपा और जेडीयू के बीच बढ़ती जा रही तल्खी के बीच नीतीश कुमार की पार्टी के एक सांसद ने बड़ा बयान दिया है। जेडीयू सांसद ने कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला लें, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जेडीयू सांसद ने कहा है कि नीतीश कुमार जिन मुद्दों को उठा रहे हैं बीजेपी उसे खारिज कर दे रही है। ऐसे में नीतीश कुमार को समझौता नहीं करना चाहिए। जब बीजेपी से बढ़ती तल्खी के बीच मधेपुरा से जेडीयू के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। दिनेश चंद्र यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी और उसके नेता नीतीश कुमार के हर फैसले और फिर मांग पर सवाल उठा रहे हैं या उसे खारिज कर दे रहे हैं, ये गलत हो रहा है। दिनेश चंद्र यादव ने कहा है कि नीतीश जी के शराबबंदी के फैसले पर बीजेपी के विधायक सवाल उठाते हैं। जेडीयू ने जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे खारिज कर दिया। अब जदयू जब बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग
रहा है तो फिर उसका भी विरोध बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी जेडीयू की सहयोगी पार्टी है, लेकिन बिहार के हित में नीतीश कुमार जो भी मांग कर रहे हैं उसे भाजपा या फिर केंद्र की सरकार खारिज कर दे रही है। इससे जेडीयू के लोग काफी दुखी भी हैं। बिहार के हित के जो भी मामले हैं उन पर नीतीश कुमार या फिर जेडीयू के नेता कार्यकर्ता कभी समझौता नहीं कर सकते। ऐसे में नीतीश कुमार को फैसला लेना चाहिए। नीतीश कुमार अगर बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला लेंगे तो जेडीयू का हर वर्कर उसके लिए तैयार है। पार्टी पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से भगवान राम पर विवादित बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि वे राम को भगवान नहीं मानते हैं, वे काल्पनिक थे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम राम को नहीं मानते हैं, वे आदमी ही नहीं था। जीतन राम मांझी ने कहा है कि रामायण लिखी गई है लेकिन उसमें बहुत सी पंक्तियां हैं जो पढ़ने योग्य है, समझने योग्य है, उसकी भी कहीं कहीं हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन राम भगवान थे ये हम नहीं मानते हैं, मानने को तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी के बयान पर बीजेपी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है और उनसे अपने बयान के लिए माफी मांगने के लिए कह दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा है कि अगर उन्हें राम पर विश्वास नहीं है तो फिर मुस्लिम धर्म अपना ले। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा है कि भगवान राम एक संस्कार है, राम एक संस्कृति है, राम एक प्रेरणा है, राम एक मर्यादा है, राम पुरुषोत्तम है। जिन लोगों को राम के अस्तित्व पर संदेह है वह पहले अपने नाम से राम का परित्याग कर दे, यानी कि अपने नाम से राम हटा ले। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हमने पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हालांकि अभी बिहार में कोई मामले नहीं है, ओमिक्रॉन के कोई मामले नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि कब मामले बढ़ जाए। यही वजह है कि हम बिहार में प्रतिदिन सबसे अधिक परीक्षण कर रहे हैं। जब 5 लाख से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का प्रसार ना हो इसके लिए एहतियात तो बढ़ता जा रहा है और लोगों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव खत्म होते ही अब शिक्षकों के नियोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। जैसे शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अनुसार जनवरी के प्रथम सप्ताह में 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। जब बिहार में तीसरे चरण में होने वाले शिक्षकों की नियोजन काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह नियोजन इकाई काउंसलिंग की तिथि और फिर निर्धारित स्थल भी तय किए गए हैं। जब सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नगर निकाय के लिए 17, 18 और 19 जनवरी को जिला मुख्यालय में होंगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान के बाद बिहार और देश में सियासत तेज हो गई है। जीतन राम मांझी पर बयानबाजी भी लगातार जारी है। इस बार बीजेपी के एक नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया है। जीतन राम मांझी का जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। ये बीजेपी नेता ने ऐलान किया है। जी, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के महासचिव गजेंद्र झा ने यह बयान दिया है कि ब्राह्मण समाज का बेटा यदि मांझी का जीभ काट कर लाता है तो वे उसे इनाम के तौर पर 11 लाख रुपए देंगे, साथ ही जिंदगी भर उसका भरण पोषण भी करेंगे। गजेंद्र झा ने कहा है कि उन्हें पहले लगता था कि जीतन राम मांझी मानसिक तौर पर बीमार है, उन्होंने अपनी संवेदनाएं खो दी है, लेकिन एक बार नहीं वे बार बार इस तरह का बयान देते हैं जिसे ब्राह्मण समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। गजेंद्र झा ने चेतावनी दी है कि होशियार हो जाइए, यदि यही रवैया रहा तो फिर आपको इस सरजमी में रहना मुश्किल हो जाएगा। गजेंद्र झा ने कहा है कि सिर्फ मीडिया में आने के लिए जीतन राम मांझी बार बार आपत्तिजनक बयान देते हैं। पद की गरिमा उन्हें नहीं है और हिंदू सनातन धर्म में आस्था भी नहीं है। बीजेपी नेता के इस आपत्तिजनक बयान के सामने आने के बाद बयानबाजी और तेज हो गई है। बीजेपी नेता गजेंद्र झा सहित अन्य नेताओं के बयान पर हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार किया है। दानिश रिजवान ने कहा है कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो मांझी जी का जीभ काट ले। भाजपा नेतृत्व अपने नेताओं को संभाले, नहीं तो फिर परिणाम बुरे होंगे। जीतन राम मांझी ने जब खेद प्रकट कर दिया है तो फिर मामले को तुल देना ठीक नहीं है। दोस्तों,
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के दो घटक दल बीजेपी और जेडीयू में अब दूरियां बढ़ती जा रही है। जेडीयू के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को इस मामले में 2 कदम आगे बढ़ाते हुए यहां तक कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले को लेकर आंदोलन भी किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री या फिर सरकार चाहे तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है और इसमें आ रही तमाम बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के वैशाली जिले का अकबरपुर मलाही गांव छड़ी के लिए मशहूर है। जब बुजुर्गों का सहारा छड़ी यहाँ बनाई जाती है। यह तार की खूबसूरत और मजबूत छड़ी तो सिर्फ यही बनती है। गांव के करीब 1 दर्जन परिवार दशकों से इस कारोबार से जुड़ा हुआ है। जब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक इसकी सप्लाई होती है। यहाँ की बैसाखी और नवाब छड़ी की भी बहुत मांग है। अकबरपुर मलाही गाँव की महिला और पुरुष पिछले कई सालों से अपने हुनर के बदौलत गाँव को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गांव में सबसे ज्यादा तार के पेड़ की छड़ी और वैसाखी बनाई जाती है। ये तार की छड़ी बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। गांव की इंदु शर्मा बताती है कि बीते 25 सालों से ये काम करती आ रही है। इसी पैसे से परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। उन्होंने बताया है कि लकड़ी की छड़ी हर जगह बनती है, लेकिन तार के पेड़ की एक छड़ी सिर्फ अकबरपुर मलाही गाँव में ही बनती है। पिछले 25 सालों से छड़ी बनाने के कारोबार से जुड़े अजय शर्मा ने बताया है कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है। छोटे मोटे प्राइवेट फाइनेंस कर्मी से लोन लेकर पैसा लेकर ये धंधा कर रहे हैं। अगर सरकार मदद करती तो फिर इस उद्योग को आगे और बढ़ाते, लेकिन सरकार से अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम के मामले काफ़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट के अनुसार कोरोना काल में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में 110% साइबर क्राइम के मामले बढ़ गए हैं। इसमें सोशल साइट्स के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फर्जी नाम से अकाउंट्स बनाना, लड़कियों महिलाओं को ब्लैकमेल करना, लड़कियों की गलत तस्वीरों को पोस्ट करना, इसके जरिए उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना, इस तरह के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं। जब इस तरह के साइबर क्राइम्स की पीड़ित अपने लोकल थाने जाती है तो फिर उस वक्त पुलिस का रवैया पूरी तरीके से टाल मटोल वाला रहता है। जब पीड़िता चाहती है कि पुलिस फर्जी अकाउंट बनाकर ब्लैकमेल करने वाले अपराधी की पहचान करे, मगर ऐसा होता नहीं है। लोकल थाने की पुलिस केस को साइबर सेल या फिर संसाधन की कमी का हवाला देकर पीड़ित से अपना पिंड छुड़ाने में लग जाती है। ऐसे में साइबर एक्सपर्ट दीपक कुमार बता रहे हैं कि इस तरह के मामले में किसी पीड़ित को क्या करना चाहिए। अगर किसी के नाम से साइबर क्रिमिनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बना देते हैं तो फिर अक्सर साइबर सेल का मामला बताकर लोकल थाने की पुलिस टाल मटोल कर देती है, जो गलत है। साइबर एक्सपर्ट दीपक के अनुसार फर्जी अकाउंट को लोकल थाने की पुलिस आराम से बंद कर सकती है। किसी भी फर्जी अकाउंट को बंद करने के लिए साइबर सेल का मामला बताना सही नहीं है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक उपलब्ध कराया गया है। अगर उनके पास नहीं है तो फिर वे एसपी ऑफिस या फिर साइबर सेल से ले सकते हैं। इसके जरिए आगे की कार्रवाई करने में लोकल थाने की पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है। सिर्फ एक आवेदन देनी होती है। जरूरत साइबर एक्सपर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स को बंद करने के लिए थाने में FIR रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए लोकल थाने की पुलिस को बस एक आवेदन देने की जरूरत है। इसके साथ अपने पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी भी दें। साथ में सोशल साइट पर फर्जी अकाउंट का लिंक और कंप्यूटर से लिया गया स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराएं, यानी जरूर कराएं। साइबर एक्सपर्ट दीपक बताते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में प्रावधान है कि कंप्लेंट मिलने के बाद 24 से 36 घंटे में सोशल साइट की कंपनी को बनाए गए फर्जी अकाउंट को बंद कर देना है। हालांकि अब कंप्लेंट मिलने के बाद महज 10 से 15 मिनट में ही फर्जी अकाउंट को बंद करने की प्रक्रिया को कानून पूरी कर देती है। जब फर्जी अकाउंट बंद हो जाता है, साइबर क्राइम में कई दफा जटिल केस भी सामने आते हैं। इसमें लड़कियों और महिलाओं के फोटो का गलत इस्तेमाल कर दिया जाता है। जब फर्जी अकाउंट बनाकर उसके फोटो और वीडियो को वायरल कर दिया जाता है। जब साइबर एक्सपर्ट दीपक बताते हैं कि ऐसे मामले में साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए लोकल थाने में पीड़ित को सबसे पहले FIR दर्ज करना होगा। इसके बाद केस की जांच शुरू होती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एविडेंस जुटाने में जुट जाता है।
दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों की सुविधा के लिए प्रारंभ की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ने ऐसे लाभार्थियों की भी पोल खोल दी है जो एक साथ 2 जगहों से राशन ले रहे हैं। एनआईसी की इसी सप्ताह जारी रिपोर्ट में सामने आया है कि देश भर में 85 लाख से भी अधिक कार्डधारी सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। देश की राजधानी दिल्ली में भी लगभग 5.5 लाख लाभार्थी ऐसा कर रहा है। एनआईसी की रिपोर्ट आने पर दिल्ली सरकार ने तो इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से इस संबंध में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जानकारी के मुताबिक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के स्टेटस को लेकर एनआईसी ने राज्यवार रिपोर्ट जारी की है। इसमें किस राज्य में कितने लोग 2 जगह राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनका पूरा आंकड़ा दिया गया है। पूरे देश में राज्य के भीतर इस सुविधा का दुरुपयोग करने वाले 28,38,126 कार्डधारी हैं। वही 56,81,884 कार्डधारी ऐसे हैं जो राज्य के बाहर दूसरे राज्यों से भी राशन ले रहे हैं। यानी कि पूरे देश में 85,20,010 लोग 2 जगह राशन का लाभ ले रहे हैं। ये सारा सच वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को आधार कार्ड से लिंक करने के चलते सामने आ पाया है। दोस्तों बात करते हैं कि नए साल में बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों और सरकारी सहायक प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को गर्मा गर्म भोजन परोसे जाएंगे। जी हां, इसकी तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि मिड डे मील यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना में सुरक्षा, स्वच्छता एवं गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन होगा। बच्चों को भोजन परोसने से आधे घंटे पहले उसे प्रधानाध्यापक शिक्षक और रसोइये द्वारा चखा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 3 जिलों में 5 बिजली ग्रिड बनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर विभाग के स्तर पर कई तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। खबर के अनुसार बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर और नवीनगर में बिजली ग्रिड तथा गया जिले के भोरे और बड़ाचट्टी के अलावा बगहा में बिजली ग्रिड बनाने को लेकर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के नीति आयोग को यह प्रस्ताव भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार इन जिलों में बिजली ग्रिड के निर्माण होने से औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, गया तथा इसके आसपास के जिलों के लोगों को भी फायदा मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के लोग अब आयुष्मान कार्ड से किडनी ट्रांसप्लांट करा सकेंगे। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। इससे किडनी के मरीजों को काफी राहत मिलेगी। खबर के अनुसार आयुष्मान भारत के निदेशक डॉक्टर अरशद ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार में भी अब आयुष्मान भारत कार्ड से किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। जब पटना के IGIMS में इसकी सुविधा शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आयुष्मान भारत कार्ड के पैकेज में 1,90,000 रुपए की राशि तय की गई है। इससे किडनी के मरीजों को काफ़ी फायदा होगा और मरीज पटना के IGIMS में किडनी ट्रांसप्लांट करा सकेंगे। दरअसल बिहार में किडनी के कई ऐसे मरीज हैं जिनके पास पैसों की कमी है, जिसके कारण वे किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन अब आयुष्मान भारत कार्ड योजना की मदद से अपने किडनी का भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि संभल में यूपी सरकार में बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का मुस्लिम आबादी को लेकर विवादित बयान सामने आया है। यूपी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मुस्लिमों पर निशाना साधते हुए विवादित बयान देकर कहा है कि मुस्लिम तो पहले से ही बच्चे पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनको कौन रोक रहा है? उनका काम ही सिर्फ खाना पीना और बच्चे पैदा करना है। बच्चों को शिक्षित करना, बेहतर परवरिश करना उनकी सोच नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बवाल मचने के बाद मंगलवार को जीतन राम मांझी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं। जीतन राम मांझी ने मंगलवार को ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द जुबान फिसलने की वजह से हो सकते हैं और मैं इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ब्राह्मणवाद से आपत्ति है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि ब्राह्मणवाद की प्रथा हमेशा दलितों से नफरत करती है, उन्हें अछूत घोषित करती है। मैं ब्राह्मणवाद द्वारा बनाई गई इन अपमानजनक प्रथाओं के खिलाफ हूं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।